नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और विजय चौक दिल्ली में जहां पर मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पर घने बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये जो सियासी बादल है, दरअसल दिल्ली में तो मौसम खुशगवार हो चुका है, लेकिन ये जो तपिश आ रही है वो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों की सियासत से आ रही है। तो आज बात करेंगे राज की बात में कि आखिर ये जो सियासी उमस और ये जो तपिश है, इसका राज क्या है। और साथ ही बात होगी ड्रोन हमले के पीछे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कैसे चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से भारत को अस्थिर करने की हो रही कोशिश, और साथ ही ट्विटर की नीली चिड़िया के खिलाफ किस तरीके से कसा जा रहा है शिकंजा। देवभूमि का सियासी संघर्ष अनवरत है और ये देवासुर संग्राम सरीखा नहीं है, और ना ही दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी जो प्रमुख तौर पर यहाँ पर सरकार में अदल बदल कर आते रहते हैं, सिर्फ उनके बीच की बात नहीं है। वास्तव में यहाँ पर दोनों दलों के बीच का संघर्ष इतना कठिन है कि पहले वो लड़ाई जीतना सबसे मुश्किल होता है। हमने पिछले हफ्ते ही आपके अपने पसंदीदा शो राज की बात में बताया था कि तीरथ सिंह रावत की विदाई कथित संवैधानिक आधार पर होना तय है, वो हो चुकी है। तो पहले क्या हुआ तीरथ सिंह रावत के साथ, वो देख लेते हैं, फिर बताते हैं विपक्ष के राज की बात। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना अगर चौंकाने वाला था, तो उनकी विदाई का कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जी, राज की बात यह है कि तीरथ रावत को इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में उनको सीट नहीं मिल पाएगी, मतलब वो विधायक नहीं बन पाएंगे। इसकी उम्मीद अब ना के बराबर है। अब इस हफ्ते राज की बात बीजेपी नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की है। कांग्रेस विपक्ष में है तो भी एकजुट होना तो दूर, आपस में ही खींचतान मची हुई है। एनडी तिवारी की मृत्यु के बाद से कांग्रेस में निर्विवाद रूप से किसी के नाम पर सहमति नहीं हो सकी। तिवारी का भी विरोध तो होता था, लेकिन उनकी वरिष्ठता और पहाड़ पर उनके कद के सामने सब बौने साबित हो जाते थे। पार्टी के अंदर उनके सतत विरोधी हरीश रावत थे। तिवारी की मौत के बाद इंदिरा हृदय के साथ साथ में हरीश रावत निसंदेह तौर पर सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में सामने आए, लेकिन वो कभी भी पार्टी को एक साथ लाने में सफल नहीं हो सके। उनका विरोध लगातार जारी ही रहा। अब वो निश्चित तौर पर सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। उनके मुखर विरोधी माने जाने वाले सतपाल महाराज से लेकर हरक सिंह रावत जैसे नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बीजेपी के साथ हैं। खास बात है कि उत्तराखंड का इतिहास अभी तक ऐसा रहा है कि बारी बारी से दोनों दलों को मौका मिलता रहा है। एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस को देवभूमि पर सरकार बनाने का मौका मिला है। सत्ताधारी दल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार पहले दिन से रहे, अब दूसरा मुख्यमंत्री भी बदल गया है। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट होना था, मिलकर लड़ने की तैयारी करनी थी। वैसे भी पहाड़ के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अगर देखें तो यहाँ कांग्रेस का दावा मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की रार ही नहीं थमने का नाम ले रही है। जिस तरीके से पंजाब की रार बार बार केंद्रीय आला कमान तक पहुंच रही है, वैसे ही उत्तराखंड के तमाम नेता भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और असली लड़ाई सरकार बनने से पहले वहां संगठन के अंदर खुद सरकार बनने की है। राज की बात यह कि कांग्रेस विधायक दल की नेता इंदिरा हृदय की मौत के बाद शक्ति प्रदर्शन और महत्वाकांक्षाओं का गुबार ज्यादा फट रहा है। इंदिरा हृदय के निधन के बाद हरीश रावत जाहिर तौर पर सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता बचे हैं। राज की बात यह कि रावत अपने करीबी गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खुद कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में उत्तराखंड में बिसात पूरी तरह से अपनी हाथ में लेना चाहते हैं। केंद्र में वह महासचिव हैं ही, और कांग्रेस आला कमान भी मान रहा है कि रावत को आगे करके ही चुनाव जीता जा सकता है। रावत की इस घेरेबंदी के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे नेता सक्रिय हो गए हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जो कि अनुसूचित जनजाति से हैं, वे तुरंत सक्रिय हुए। प्रीतम सिंह को इंदिरा हृदय की जगह विधायक दल का नेता बनाने की रावत की कोशिशों के खिलाफ वो दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष भी रखा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इंदिरा हृदय के बाद वो सबसे बड़ा नाम है, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो दावेदारी भी जमा रहे हैं।
और उधर प्रीतम सिंह की पहले ही प्रियंका से मुलाकात हो चुकी है। अब ये दोनों लोग फिलहाल एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े नजर आते हैं, क्योंकि दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत अपने हिसाब से गोटियां बिछाना चाहते हैं। तो इन दोनों लोगों ने हरीश रावत का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बताते हुए और उनकी उम्र का हवाला देते हुए अपने हिसाब से बाजी अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब प्रियंका से इन दोनों की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड में सत्ता बदलने का इतिहास बदले इस सिर फुटौल के चलते कांग्रेस आला कमान ऐसा कतई नहीं चाहेगा। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले से आंतरिक सुरक्षा के सामने एक नए किस्म की चुनौती पेश हुई है। ये हमला न सिर्फ अप्रत्याशित था बल्कि अपने आप में बिल्कुल अनोखा भी था। तो इसको लेकर तो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना की तर्ज पे दुश्मन किस तरीके से भारत को अस्थिर करना चाहता है, ये बात दरअसल उसकी है। और राज की बात में खोलेंगे हम यही राज की बात यह है कि ड्रोन के जरिए हमलों से चिंताओं का दायरा कई मोर्चों पर खड़ा हो गया है। कई मोर्चों पर चुनौती हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत को जिस तरह के पड़ोसी मिले हैं उनकी नीति और नीयत से हर कोई वाकिफ है। पाकिस्तान के पैतरों के साथ चीन भी चालबाजियों में लगा रहता है और आजकल नेपाल की नीति भी बहक रही है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की कोशिशों के शुरू होते ही जिस तरह से जम्मू एयरबेस को निशाना बनाया गया, उससे यह भी आशंका उठ खड़ी हुई है कहीं ये हमला किसी बड़ी साजिश से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं था। राज की बात में हम आपको उन्हीं आशंकाओं से वाकिफ कराने जा रहे हैं जो जम्मू एयरबेस पर अटैक के बाद से उठ खड़ी हुई हैं। जिस पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं हैं, वो तकनीक से तांडव कैसे मचा रहा है ये किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान और चीन के गलबैयां भारत के खिलाफ कैसे हैं ये भी दुनिया जानती है। लिहाजा चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई कि जिस 3 फ्रंट वॉर की बात कही जाती है, कहीं उसकी मॉक ड्रिल तो नहीं था एयरबेस पर अटैक। चीन ने गलवान में अपनी बदनीयती दिखाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने धूल चटाकर घर अकड़ ठिकाने लगा दी। लेकिन राज की बात यह है कि जम्मू अटैक के बाद चिंताएं कश्मीर और पूर्वोत्तर को लेकर भी बढ़ गई। चीन लंबे समय से चिकन नेक को काटने के मंसूबे में जुटा हुआ है। चिकन नेक वो जगह है जहां से भारत का सीधे पूर्वोत्तर के साथ में संबंध जुड़ता है और अरुणाचल को लेकर भी चीन की बदनीयती जाहिर होती रही है। तो ऐसे में ये आशंका जरूर है खुफिया एजेंसियों को कि जो ड्रोन हमला जम्मू एयरबेस पर कराया गया, जो बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो ये दिखावा है। दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्वोत्तर में कोई बड़ी गहरी साजिश पड़ोसी की तरफ से रची जा रही है। भारत में ट्विटर और सरकार का टकराव अब बिल्कुल चरम तक पहुंच चुका है। नए आईटी नियमों को लेकर मची रार पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। हद तो ये है कि 5 जून को अंतिम चेतावनी मिलने के बाद भी ट्विटर की नीली चिड़िया ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा है। तो अब इस नीली चिड़िया जो चहचहाने की बजाय बास से रीखी बाजीगरी दिखा रही है, उसकी उड़ान को काबू में लाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली। नीली चिड़िया के आकाओं का अड़ियल रवैया केवल नियमों को लेकर ही नहीं बल्कि ट्विटर अब उस स्तर पर उतर आया है जो धृष्टता की श्रेणी में आता है। हालिया हरकत में ट्विटर ने देश के नक्शे से छेड़खानी करने की हिमाकत कर डाली। चूंकि पानी सिर के ऊपर गुजर रहा है, लिहाजा ये तय किया गया कि अब कानून के पंजे खोल दिए जाएं। राज की बात यह कि नए आईटी नियमों को न मानने की जिद पर अड़े ट्विटर की नीली चिड़िया को भारत सरकार ने कानून के घने जंगल में बिना किसी संरक्षण के छोड़ देने का फैसला कर लिया है। अब ये चिड़िया का पुरुषार्थ और उसकी किस्मत क्यों कितना आगे तक बढ़ पाती है और ये कैसे होगा, ये बताते हैं आगे आपको राज की बात। दरअसल केंद्र सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडिएरी यानी मध्यस्थ का दर्जा खत्म कर दिया है। इस फैसले का असर ये होगा कि कंटेंट को लेकर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ सीधे आपराधिक मामलों में कार्रवाई की जा सकती है और इसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस मामला दर्ज करके ट्विटर इंडिया के हेड को नोटिस भी भेज चुकी है और दिल्ली में भी ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। ट्विटर जिस तरीके से सरकार को आंखें दिखा रहा है, उसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्विटर की इस हिमाकत के खिलाफ सरकार सीधी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, और वो ट्विटर जो संसदीय समिति के सामने भी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, उस पर कार्रवाई में देरी क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इस तरीके से कोई भी सीधी कार्रवाई कर भारत सरकार लिबरल्स को
विपक्षियों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती है कि वो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े कर सके। इसीलिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसीलिए सरकार सीधी कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ट्विटर को अभयदान दे दिया गया है। संदेश साफ और सीधा सा है कि चिड़चिड़िया का चहचहाना ही सही लगता है। अगर वो गरजने की कोशिश करेगी तो भी कानून का गुलेल बरसेगा और खुलकर बरसेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भारत में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए दिए जाने वाला इंटरमीडिएट दर्जा गंवाने के बाद ट्विटर पर FIR दर्ज होनी शुरू हो चुकी है और अब इसका दबाव भी दिखना शुरू हो चुका है। हाल ही में ट्विटर की ओर से नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर को इस्तीफा देना पड़ गया है। ये सख्ती की एक बानगी भी है और आप ये भी मानकर चलिए कि ट्विटर की हिमाकत को हैसियत दिखाने के लिए कानूनों का फंदा खोल दिया गया है और अगर ट्विटर की नीली चिड़िया को यहाँ पर चहचहाना है तो उसको देश के नियमों को मानना पड़ेगा, वरना कानून का हर सिरा खुल चुका है। साथ ही साथ पीली चिड़िया यानी देसी साइबर मॉडल कू भी पूरी तरीके से सक्रिय हो रहा है। हालांकि तकनीकी तौर पर अभी उसको और समृद्ध होने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे तमाम मंत्री और देश के नीति नियंता उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब नीली चिड़िया के लिए ये जो साइबर का संसार है वो थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। पंजाब में सियासत 2022 के चुनाव के मद्देनजर फिलहाल परवान चढ़ रही है और वहां पर सियासी धमाल मचा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति हो तो कैसे हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उस पर अपना कमाल ना दिखाएं। तो सिद्धू सियासी पिच पर पूरे फुल फॉर्म पे हैं, आगे बढ़ बढ़कर कैप्टन अमरिंदर के सिर के ऊपर से छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सिद्धू जो अभी कुछ दिनों पहले तक नेपथ्य में थे या ये कहें कि अलग थलग पड़े हुए थे, वो अचानक गांधी परिवार के इतने दुलारे कैसे हो गए? वो कौन सा राज है कि पूरा गांधी परिवार उनको मनाने में जुटा है और वो इतनी मुख्य भूमिका में आ गए हैं? राज की बात यह कि पंजाब में बदलती पॉलिटिकल परिस्थितियों ने सिद्धू को सिर उठाने का मौका दे दिया। सियासी पिच पर नवजोत सिंह सिद्धू कैसे मौका देखकर पैतरा बदलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जब बीजेपी में थे तब कांग्रेस को कोसते रहे, लेकिन टिकट कटने पर अपने राजनीतिक गुरु और भगवान अरुण जेटली को चुनाव हरवाने में भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। और कांग्रेस में रहते हुए भी कलह के कौन कौन से कलर उन्होंने छेड़े, ये किसी से छिपा नहीं है। मेरा कैप्टन राहुल गांधी है, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है। पंजाब कोई लाफिंग मैटर नहीं है, ये सानू बड़ी गंभीरता नाल सोचना पਊਗਾ। हसी खेड नाल नहीं निकल, ये होते टेलीविजन पे बैठे हंसी जाता है, हसी तो कोई भी हंस सकता है उत्थे। राज की बात यह है कि अपनी सियासत में नई संभावनाओं को देखते हुए सिद्धू फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में आ गए। दरअसल मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ चुकी आम आदमी पार्टी भी इस बार नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने जा रही है और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनका मुख्यमंत्री सिख होगा। बस इसी आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू को जो संदेश भेजे गए, उसके बाद उनके मन में सरकार बनने की ललक परवान मार उठी। एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। ये देखो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे मोदी का कितना चमत्कार छपा है, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। देखा, मैं पहला कहता हूं लायर इन चीफ, फिर कहता हूं डिवाइडर इन चीफ और फिर कहता हूं अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों का बिजनेस मैनेजर इन चीफ। हालांकि सिद्धू कोई अपने मन से खुद सरकार बनने का ख्वाब देख बैठे, ऐसा नहीं है। इसकी भूख तो उनके मन में आम आदमी पार्टी ने पैदा की, जो लगातार उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। इस मौके को देखते हुए सिद्धू मुखर हुए तो कांग्रेस आलाकमान अलर्ट हो गया, क्योंकि सिद्धू जिसमें रहे उसके गले की फांस तो बनते ही बनते हैं। कि इस सिस्टम को जो दो परिवार चलाते हैं, दो बड़े पंजाब के पावरफुल परिवार चलाते हैं, बारियां खेलते हैं, अब मेरी बारी अब तेरी बारी, जिसे मैं 75-25 कहता हूं।
ठीक है, 2 परिवार, सिर्फ 2 परिवार, राइट। उन लोगों ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से 25 साल एक दूसरे के साथ आंख मिचौनी खेली है, एक दूसरे के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से उन लोगों ने लेजिस्लेचर की गरिमा, लेजिस्लेचर मतलब चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, उसकी गरिमा को भी गौण कर दिया। लेकिन चुनावी मुहाने पर अगर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर पाला बदल दिया तो पंजाब में कमजोर पड़ सकता है। लिहाजा दिल्ली में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सिद्धू ने भी बयान जारी करके कहा कि आला नेताओं से अच्छी बात उनकी हुई है। वैसे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सिद्धू पर वे पिछली बार से ही डोरे डाल रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है, उसका जनाधार भी कम नहीं है। जरूरत एक सिख चेहरे की थी जो सिद्धू के रूप में उसे दिख रहा है, मगर सिद्धू बॉल देखकर ही सिक्योर ऊपर से छक्का मारने में माहिर है। केजरीवाल की पार्टी का विकल्प सिद्धू ने बंद नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में अभी वो अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें झाड़ू का संभल है। लिहाजा कांग्रेस भी वक्त का तकाजा समझते हुए किसी भी कीमत में पूर्व क्रिकेटर की फील्डिंग बिछाए है कि वे पंजे में ही रहे। अब ये तो वक्त पर है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के हाथ को पकड़े रहेंगे या नए ठिकाने पर उनका ठौर होगा। लेकिन राज की बात यही है कि जिस तरीके के विकल्प उनके सामने आए हैं, उसके बाद उनकी उम्मीदें या उनकी आकांक्षाएं परवान चढ़ने लग गई हैं। अब कांग्रेस भी उनको पूरी तवज्जो दे रही है और लॉलीपॉप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी है। तो ऐसे में आश्चर्य नहीं कि सिद्धू जैसा राजनेता अपने शर्तों की फहरिस्त फेंक दे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मामला दिलचस्प होता जा रहा है। किसी के सामने सरकार बचाने का जतन है तो किसी के पास अपनी सरकार बनाने का जतन है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए अपनी जमीन बनाने का संघर्ष है। तो राज की बात में इसी नई जमीन को जो बनाने का जतन करने वाले हैं, उन्हीं पर होगी बात कैसे कुछ लोगों की एंट्री उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हलचल मचाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग बीजेपी, सपा और बसपा के इर्द गिर्द होती है, लेकिन कुछ जगहों पर छोटे दलों का प्रभाव भी देखा जाता है। लेकिन राज की बात यह है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद अलग हो सकता है। राज की बात यह है कि 2022 में यूपी में त्रिकोणी नहीं बल्कि बहुकोणी मुकाबला देखने को मिल सकता है। बड़े बड़े दिग्गजों की प्लानिंग यूपी में उतरने की चल रही है। मतलब ये कि बीजेपी के लिहाज से अगले साल होने वाला चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पंचायत चुनावों से इसका आगाज भी हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहा राष्ट्रमंच भी यहाँ पर उतरने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये कि ममता बनर्जी और शरद पवार भी यहाँ पर ताल ठोकते नजर आएंगे। तो राज की बात यह है कि जब ये दोनों यहाँ आएंगे तो इनके साथ रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर यानी पीके की भी होगी एंट्री। मतलब ये हुआ कि राजनीति की ये तिकड़ी बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए बड़ी चुनौती भले न खड़ी करे, लेकिन एक तनाव बन सकती है। रही बात ममता बनर्जी की, तो उनकी पार्टी एक बार एक सीट यूपी में हासिल कर चुकी है और प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा है वो भी सत्तारूढ़ दल की चिंताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। राज की बात ये कि बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि वर्तमान दौर यूपी में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है, फिर चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर की मिसहैंडलिंग की वजह से रहा हो या फिर अन्य जातीय और सियासी समीकरणों की वजह से। राज की बात यह है कि राष्ट्रमंच की इस आमद से बीजेपी के नेता भी नावाकिफ नहीं और उत्तर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता इसको लेकर थोड़ा सा चिंता में भी हैं और इसको लेकर अपनी रणनीति तैयार करने की बात भी कर रहे हैं। यहाँ राज की एक और बात है, क्योंकि जब इन नेताओं की मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती है तो वो इसे थोड़ा चिंताजनक और सतर्कता बरतने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह यानी गृह मंत्री, जब उनसे ये नेता मिलते हैं
तो वो ऐसी किसी भी चुनौती को सिरे से खारिज करते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान लगाएं, बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं। शाह का मानना है कि यूपी में किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। जब सवाल बंगाल के उठते हैं तो उनकी दलील होती है कि वहां पर हारे तो हैं, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़त बीजेपी को सूबे में मिली है। तो कुल मिलाकर यूपी को जीतने के लिए अलग अलग दलों, मोर्चों और गठबंधनों की किलेबंदी शुरू हो गई है। ऐसे में छिटके हुओं को साधना और कमजोर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाना बीजेपी के लिए बड़ा जतन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की पकड़ कुछ कमजोर पहले ही पड़ी है। अब ये राष्ट्र मोर्चा की मोर्चाबंदी कहीं कोई नई समस्या ना पैदा कर दे, इसको लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों का मंथन जारी है। हालांकि 2022 में नतीजे चाहे कुछ भी हो विधानसभा चुनावों के, लेकिन ये तय है कि वोटरों के पास पार्टियां भी ज्यादा होंगी, कुछ चेहरे भी नए होंगे और कुछ चुनाव निशान भी अलग होंगे। किसान आंदोलन निपटने के बाद हरियाणा की सत्ता का चेहरा बदलने के कयास तो न जाने कब से लग रहे हैं, लेकिन कयास कभी कभी सही साबित होते हैं और ज्यादातर गलत। लेकिन हकीकत की जो सियासी जमीन है उस पर हरियाणा में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं रहेगा। आखिर क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, राज की बात में करते हैं इसी पर बात। हरियाणा की सियासत में इस हलचल की इबारत लिख रही है इस बूढ़े शेर ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र की जेल से रिहाई हरियाणा की सियासत में चक्रवात की गारंटी है। सीनियर चौटाला का आना सिर्फ उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी सभी के समीकरणों को न सिर्फ प्रभावित करेगा बल्कि उसकी आहट अभी से साफ सुनाई पड़ने लगी है। सीनियर चौटाला का अगला कदम क्या होगा, इस रात से पर्दा बाद में उठाएंगे। पहले बात करते हैं चौटाला की रिहाई की आहट पर कैसे कांग्रेस में हलचल मची है। राज की बात यह है कि जैसे ही चौटाला के बाहर आने की आहट हुई, तुरंत ही कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज नेता हरियाणा के हैं, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आला कमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले तक वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण और समन्वय पर शांत बैठे हुए थे। सैलजा और तमाम लोगों के साथ चाहे जितने मतभेद हों वो मिलकर काम चला रहे थे, लेकिन चौटाला के बाहर आने की आहट के साथ ही उन्होंने ज्यादा शक्तियां अपने हाथ में लेने के लिए अब दबाव बनाना शुरू कर दिया। बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा पहुंचाने के एवज में उन्होंने कुमारी सैलजा को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सहमति दी। हुड्डा को यह पता था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला जेल में हैं। अजय चौटाला का बेटा दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार में है, लिहाजा जाटों का दुष्यंत से मोह भंग है। दूसरा, हुड्डा सीबीआई की पंचकूला में विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में जूझ रहे थे। इन सभी कारणों से हुड्डा कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। चौटाला की रिहाई के साथ ही हरियाणा में किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, इसको खांटी कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते थे। उनको ये मालूम है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके हाथ में नहीं आती है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण रहता है तो उस तरीके से पूरे प्रदेश में अपनी छाप शायद नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चौटाला की रिहाई के संकेत मिलने के साथ में ही सबसे पहले तो पंचकूला की विशेष अदालत में जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसके खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और अब उन्होंने आला कमान पर इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यदि सीबीआई हुड्डा पर शिकंजा कसती है तो बेटा दीपेंद्र आगे विरासत तो संभालेगा ही, साथ ही हुड्डा को सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाकर सहानुभूति मिलने का भी भरोसा है। इसलिए चौटाला के बाहर आते ही हुड्डा ने हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि जाट वोटों के बीच में वो सबसे बड़े चेहरे के रूप में रहे। राज की बात में अब बात करते हैं कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला की आगे की रणनीति क्या है और कैसे हरियाणा की सियासत में वो भूचाल ला सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसे किसान आंदोलन और आंदोलनकारियों के आह्वान पर अभय चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं, उन्होंने सिरसा की एलनाबाद सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उस सीट पर उपचुनाव होना है और राज की बात यह है कि इसी उपचुनाव में
ओम प्रकाश चौटाला यानी सीनियर चौटाला को उतारकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल लाने की तैयारी हो रही। वैसे तो चुनाव आयोग के नियमानुसार, संविधान के अनुसार 6 साल तक कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं, उनके आधार पर इनेलो जा रही है चुनाव आयोग के पास में ताकि सीनियर चौटाला उपचुनाव लड़ सके। राज की बात यह कि इनेलो ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का केस दिया है। चामलिंग भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट कर आए थे। उन्हें लगभग 1 साल बाद चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई। फिर ओम प्रकाश चौटाला की उम्र अब 88 साल है और साथ ही 70% वह शारीरिक रूप से अशक्त है। इन सब आधार पर चुनाव आयोग के पास चौटाला जाएगी। यहां बताना जरूरी है कि चौटाला यदि ऐलनाबाद से लड़ने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो हरियाणा में हुड्डा के सामने सबसे कद्दावर जाट नेता खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है और चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन ये हरियाणा की राजनीति का बूढ़ा शेर इस उम्र में भी पूरी तरीके से अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है। 70% तौर पर शारीरिक रूप से वो अशक्त होने के बाद भी गांव-गांव जाने के लिए और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। और अभय चौटाला उनको आगे लेकर जो चौधरी देवीलाल की विरासत थी उस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहते हैं। और आपको ये पता ही है कि किस तरीके से खट्टर सरकार और उसके मंत्री गांवों तक में नहीं घुस पा रहे हैं। ऐसे में चौटाला की ये जो आमद है वो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सत्ता में आने का स्वप्न देख रही कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।